हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पीके पाठशाला। मैं सनी आप सभी का जीके पीके पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए, जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री क्लास चली हुई थी, हम उसी तरीके से अपनी हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें जो ब्रिटिश संसद थी उसके कुछ प्रावधान थे। तो वे जो प्रावधान थे हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जो प्रावधान थे उसमें जो पहला प्रावधान है उसमें दिया गया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, हमने जो फर्स्ट सेकंड क्लास डिस्कस करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब रॉबर्ट क्लाइव की सिराजुद्दौला के साथ में क्या हुआ था, अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो उस टाइम पे मीर जफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसने साथ दिया था रॉबर्ट क्लाइव का। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया था किसको, मीर जफर को, कि यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो मीर जफर ने साथ दिया रॉबर्ट क्लाइव का, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार, और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो उसके बाद में हमने डिस्कस करा था आपने कि क्या हुआ था, फिर उसको मीर जफर को क्या बना दिया था, बंगाल का नवाब। लेकिन अनबन हो गई थी 1760 में। 1760 में जब उसकी अनबन होगी तो मीर कासिम जो मीर जफर का दामाद था उसको क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर बना दिया था। लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ था, मीर कासिम की अनबन हो जाती है किससे, अंग्रेजों से अनबन हो जाती है। तो उसके बाद में 1763 में फिर दोबारा से मीर जफर को क्या बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि गवर्नर तो बनाया था, लेकिन जब ब्रिटिश संसद आई उसने जो फर्स्ट प्रावधान रखा उसमें हुआ क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर से उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद में जो हमारा उसके साथ साथ देखो क्या क्या था, गवर्नर जनरल तो बना ही गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जो मद्रास व मुंबई के जो गवर्नर होंगे, मद्रास वह मुंबई के जो गवर्नर होंगे वो इस गवर्नर जनरल के क्या होंगे, वो उसके अधीन रहेंगे। कहने का मतलब है जो गवर्नर जनरल उसका कोई भी किसी भी तरीके का उनको ऑर्डर देगा तो वो उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कहाँ के, एक मद्रास का और दूसरा मुंबई का। हम सेकंड देखते हैं प्रावधान। सेकंड प्रावधान क्या था कि जो ब्रिटिश संसद ने सेकंड प्रावधान दिया उसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है गवर्नर जनरल की परिषद। मैंने आपको क्या बताया, गवर्नर जनरल जो था उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की क्या बनी गई, एक गठन किया गया जिसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया है। सेकंड और थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ओपन किया गया। क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 सहायक न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे, एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ साथ में 3 उसके क्या होंगे, सहायक न्यायाधीश होंगे। और हम जो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, 1773 में, मैं तो बताया 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसे बनाया गया था और 1774 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब बना, तो बना था 1773 में। और यदि हम बात करें कि उसे लागू कब करा गया, तो लागू करा गया था 1774 में। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं इसके जो महत्व है उस महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली बार जो ब्रिटिश संसद थी, पहली बार ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया था। क्या किया था, हस्तक्षेप किया था किसने, जो ब्रिटिश संसद थी। मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया है महत्व में, वो यह पॉइंट है कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी भी तरीके का कोई मतभेद, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन जब 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू कर दिया गया तो उसके बाद में हुआ क्या कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में क्या किया, हस्तक्षेप किया। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस एक्ट के द्वारा कौन सा एक्ट है, किस एक्ट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, जिसे 1774 में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ हद तक संसद ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किस संसद की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश संसद की बात करते हैं। आगे का जो स्लाइड है हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम बात करेंगे 1784 की, जिसमें क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट। हमने आपके साथ डिस्कस कराया, जो पहली स्लाइड थी अभी, उसमें 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उसे 1774 में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या हुआ इसका जो पहला पॉइंट है, देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का
नियंत्रण जो था वो मजबूत हो गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर के जो गठन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए हुआ था। तो उसका नियंत्रण मजबूत हो गया था। क्यों मजबूत हो गया था, क्योंकि जो अतिरिक्त जो मेंबर थे वो क्या करेंगे, जो और गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। वे कहाँ के थे, मद्रास और मुंबई के थे, जो किसके अधीन रहेंगे, गवर्नर जनरल के क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो सेकंड पॉइंट बनता है हमारा, सेकंड पॉइंट है गवर्नर जनरल परिषद। देखिए गवर्नर जनरल परिषद की बात करें, जब हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, और जब हम बात कर रहे हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जब हमने बात करी थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 थी, जो हेल्प करेंगे किसकी, जो हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल की। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। अभी जब मैं अपनी पहली स्लाइड स्टार्ट करी थी तो पहली स्लाइड में आपको बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी, 4। लेकिन जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 4 से घटाकर कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ था, ये जो बीओसी है ना, बीओसी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देखिए इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जो गठन क्यों हुआ था, ये क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है गवर्नर जनरल की क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। और फिर क्या होगा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें जो मेंबर की संख्या है वो कितनी है, 6। कितनी संख्या है, 6 है इसके अंदर। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो 1784 का, जैसे कि हम बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लिखा गया, ठीक है, उसका प्रावधान आया और उसे 1774 में लागू कर दिया गया। लेकिन हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, जो 1784 में ही आया था और उसे 1784 में ही क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखें आगे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या काम किया था। यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे कि उच्च पद हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उच्च पद जो होते हैं उसमें उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि जैसे उसमें सैनिक या असैनिक पद होंगे, क्या होंगे, सैनिक पद या असैनिक पद होंगे, उसमें किसी भी भारतीय को किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये काम किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये काम किया था कि जो उच्च पद होंगे, जैसे कि सैनिक का पद हो गया या कोई असैनिक पद हो गया, उस पर किसी भी भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सेवाओं का पुनर्गठन किया। यदि हम बात करें आज जैसे कि हमारी यूपीएससी है, तो उसी तरीके से उस टाइम पर सिविल सेवा होती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने सिविल सेवाओं का पुनर्गठन किया, मतलब कि उनको दोबारा से रीजनरेट किया। यदि हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो कर्मचारियों का जो वेतमान है, कर्मचारियों की जो सैलरी है, उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण भी कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, मैंने आपको फिर दोबारा से बता दूं कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सेवाओं का पुनर्गठन किया और उच्च पदों के ऊपर, जैसे कोई सैनिक पद है या कोई असैनिक पद है, तो उस पर किसी भी प्रकार में भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यदि जो इसका कर्मचारी होगा, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी होगा, उसका जो वेतमान होगा वो निर्धारण कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस कंपनी का जो भी कोई कर्मचारी हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, तो उसके नाम से कभी भी कोई भी कर्मचारी या उसका रिश्तेदार किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करेगा। ये बात भी किसने बताई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। यदि हम बात करें, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं या उस कर्मचारी का कोई रिश्तेदार है, तो उसके नाम से कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। ये बात किसने कही थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही थी, और उसे पूर्ण तरीके से क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए हमारी जो नई स्लाइड है इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की लगान पद्धति लागू करी थी। अंग्रेजों ने भारत में कितने प्रकार की लगान पद्धति लागू करी थी, तो 3 प्रकार की लगान पद्धति लागू करी थी, जिसमें कि पहली पद्धति का जो नाम है वो है हमारी कौन सी,
जिसको बोलते हैं हम स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। सेकंड पद्धति जो थी लगान पद्धति, उसका नाम क्या था? रेतवाड़ी। रेतवाड़ी थी। क्या नाम था? रेतवाड़ी। और जो तीसरी थी उसका नाम था महालवाड़ी। क्या नाम था? महालवाड़ी। तो यदि हम फिर दोबारा से डिस्कस करें कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की लगान पद्धति लागू करी, जिसमें पहले का नाम क्या था? स्थायी बंदोबस्त, दूसरी का नाम क्या था? रेतवाड़ी, और तीसरी का नाम था महालवाड़ी। क्या नाम था? तीसरी का नाम था महालवाड़ी। तो हम बात करेंगे आज, पहले डिस्कस करेंगे हम स्थायी बंदोबस्त को, फिर हम बात करेंगे रेतवाड़ी की, और फिर हम थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे महालवाड़ी की। तो हम बात करते हैं पहले सबसे किसकी? स्थायी बंदोबस्त की। तो यदि मैं स्थायी बंदोबस्त की बात करूं तो इसको किसने किया था नियुक्त? इसे किसने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसकी हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको बनाया था। इसके मैं आपको बता दूं इसमें हुआ क्या था। देखिए, 1 वर्ष के लिए जो भूमि है, जो जमीन है, वो ठेके पर दी जाती है। किसको दी जाती है? ठेकेदार को। क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए जो जमीन है वो ठेके पर दी जाती है ठेकेदार को। किसको दी जाती है? ठेकेदार को दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि भूमि का जो मालिक है, भूमि का जो मालिक है वो कौन रहेगा? वो जमींदार रहेगा। भूमि का मालिक कौन रहेगा? जमींदार रहेगा। और जो टैक्स को रिन्यूअल कराएगा वो भी कौन कराएगा? टैक्स का जो निर्धारण करेगा वो भी कौन करेगा? जमींदार कराएगा। मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि 1 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर कौन देगा? ठेकेदार देगा। ठीक है, सॉरी, ठेकेदार लेगा। 1 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर ठेकेदार को दी जाती है। उसके बाद में भूमि का जो मालिक है वो जमींदार रहेगा। जो कर का निर्धारण करेगा वो भी कौन करेगा? वो जमींदार ही करेगा। ठीक है, तो इस नई व्यवस्था को ही स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नई व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? तो स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। बात करें हम इस पॉइंट की तो 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यो कर देती है, जो पहला कर देती है, जो पहला टैक्स देती है, वो किसको देती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है। कौन? जो स्थायी बंदोबस्त कराता है। ठीक है, वो जमींदार जो है, वो जो ठेकेदार है, वो जो जमींदार है, वो जो पहला टैक्स देता है वो किसे देता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। ठीक है, और यह जो हमारी स्थायी बंदोबस्त है ये हमारे किन किन क्षेत्रों में लागू करी गई थी? तो जो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं इसमें इसको सर्वप्रथम लागू करा गया था। किसको? जो हमारी स्थायी बंदोबस्त थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करेंगे रेतवाड़ी की। किसकी बात करेंगे? रेतवाड़ी की। ठीक है, देखिए, हमने जो डिस्कस किया था आपके साथ, मैं बताया था आपको क्या कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की लगान पद्धति लागू करी थी, जिसमें पहली का नाम स्थायी बंदोबस्त, दूसरी का नाम था रेतवाड़ी, और तीसरी का नाम था महालवाड़ी। ठीक है, तो मैंने आपके साथ अभी स्थायी बंदोबस्त को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं रेतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, तो देखिए, रेतवाड़ी बंदोबस्त में होता क्या है कि जो भूमि का मालिक है, भूमि का मालिक किसान को बनाया। अभी तक हमने जब स्थायी बंदोबस्त की बात करी थी तो भूमि का मालिक कौन बना था? जमींदार बना था। ठेके पर क्या ली थी? जमीन ली थी। किसने ली थी? ठेकेदार ने ली थी। और उसका जो टैक्स का निर्धारण कर रहा था वो भी कौन कर रहा था? जमींदार कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो भूमि का मालिक है वो किसान को बनाया गया। सेकंड पॉइंट देखिए, जो टैक्स है, जो कर है, उसका निर्धारण भी कौन करेगा? किसान ही करेगा। देखिए, ये बंदोबस्त थोड़ा मुझे लग रहा है ठीक है मेरे हिसाब से, जो रेतवाड़ी बंदोबस्त है, क्योंकि इसमें भूमि का मालिक जो है वो भी किसान को बनाया गया है। टैक्स का जो कर जो है उसका निर्धारण भी जो होगा वो किसान के साथ में होगा। ये नहीं कि मतलब किसान को अलग कर दिया गया है और टैक्स का निर्धारण जो करेंगे वो हम ही कर लेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो किसान है वो जिस टाइम पे टैक्स के बारे में बताया जाएगा या उसका जो निर्धारण होगा, उस टाइम जब वो डिस्कशन होगा तो उस टाइम पे किसान भी वहाँ पे क्या होगा? सम्मिलित होगा। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, ये जो है बम्बई, मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया था? बम्बई और मद्रास में। जबकि हमने बात करी थी स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त को कहाँ पे लागू किया गया था? ये मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट में आंसर चाहिए कि मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त जो है वो किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, मैं आंसर आपको कमेंट में दूंगा और आप भी मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा रेतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं तो मुंबई और मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया। और एक क्वेश्चन और है आपसे, यदि हम डिस्कस करें बम्बई, तो मैं तो आपको आंसर ही बता दिया। नहीं तो मेरा जो क्वेश्चन बनता वो मेरा क्वेश्चन ये बनता कि जो बम्बई है, या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता मैं आपको क्या कि जो कैथरीना ऑफ ब्रिगेंजा की शादी जब किससे हुई थी? प्रिंस चार्ल्स सेकंड से हुई थी। तो किस शहर को, किस सिटी को किसने
जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली ने किस शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था? तो उसका आंसर क्या होता? बम्बई था। तो मैंने आंसर आपको खुद ही बता दिया इसका आंसर। लेकिन मुझे जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि स्थायी बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त वो किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये मुझे क्वेश्चन आज कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो रैयतवाड़ी है वो बम्बई, मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं महालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त की, महालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो पूरा क्षेत्र मापने का अधिकार दिया गया, जो कहने का मतलब है जितना भी, जैसे कि हम अभी भूमि की बात कर रहे थे, जो भी हमारी ज़मीन थी, अभी क्या हम बात कर रहे थे कि पहले ठेके पे ठेकेदार ने ले ली थी। सेकंड वाली जो हम बात करें रेतवाड़ी की, तो इसमें क्या हुआ था कि जो भूमि का मालिक है वो किसान को बनाया गया। लेकिन जब महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करी जाती है तो महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या हुआ कि जितना भी क्षेत्र है उसे मापने का अधिकार दिया गया। किसको? कि जिसकी भी वो ज़मीन है उसे मापे। उसके बाद में जो बंजर भूमि है वो अलग कर ले और जो कृषि योग्य भूमि है वो अलग कर ले। मैं क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या पॉइंट बताया कि जो पूरा क्षेत्र है, पूरी जो जमीन है उसे मापने का अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया? कि जो जमीन का मालिक है उसे पूरा अधिकार है कि वो क्षेत्र को मापे। क्या करे? क्षेत्र को मापे, उसका मेजरमेंट ले कि उसका कितना भूमि जो है वो बंजर है, जिसमें कि हम कोई भी साग सब्जी या किसी भी तरीके की कोई भी फसल ना उगा सकें, और जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, तो वो दोनों का मुझे क्या बता दे, उसका मेजरमेंट बता दे। तीसरी बात क्या है कि जो संपूर्ण गांव हैं, संपूर्ण जो गांव हैं जिसकी बात हम बात कर रहे हैं, कहाँ की? महालवाड़ी बंदोबस्त की, वो कहाँ जहाँ पे लागू करी गई थी उस गांव की बात कर रहे हैं। तो वो जो गांव है, संपूर्ण गांव से क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो महालवाड़ी बंदोबस्त है, महालवाड़ी बंदोबस्त है, इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत की बात करें, जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश में इसे क्या करा गया? लागू करा गया था, ठीक है। महालवाड़ी बंदोबस्त को उत्तरी पश्चिमी प्रांत जैसे कि पंजाब और मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था। जैसे कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? भारत का हृदय। भारत का हृदय इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यदि हम मैप की बात करें, जो हमारा मैप है उस मैप में जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश नाम ही देख लो आप, मध्य है, मध्य मीन्स बीच में, और प्रदेश कहने का मतलब है पूरे भारत के बीच में मध्य में जो प्रदेश है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जिसके सीएम कौन है? सीएम कौन है आप बता सकते हैं मुझे मध्य प्रदेश के सीएम कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भी मुझे आंसर चाहिए कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है, मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब है, पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके साथ आर्टिकल दा का भी यूज़ करते हैं। यदि मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ में इंग्लिश की क्लास भी लेता हूं, तो पंजाब जहां भी मिलेगा आपको तो वहां पे हमेशा आर्टिकल दा लगाना जब भी आप पंजाब की बात करेंगे। जबकि भारत में केवल पंजाब ही ऐसा है जिसके साथ दा लगाते हैं, और जितने भी राज्य हैं किसी के साथ भी आर्टिकल दा नहीं लगा सकते। तो इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो रीज़न है वो ऐसा क्यों है कि पंजाब के साथ ही आर्टिकल दा लगाते हैं? क्योंकि पंजाब जो है वो 5 नदियों का संगम, 5 नदियों के संगम के नाम से। हमारा जो सेशन है आज यहाँ पे हम अपने सेशन का एंड करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस किसका करेंगे? तो लॉर्ड वेलेज़ली हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हम किसकी बात करेंगे? लॉर्ड वेलेज़ली की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ आपके सामने। देखिए 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और देखिए जो हमारा मेन मोटिव जो है, हमारा जो उद्देश्य है वो केवल आपकी सफलता, केवल आपकी सफलता। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।